हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। और हमारा लेक्चर जो है स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए अपीयर होने वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो जो विद्यार्थी एसएससी मेंस में अपीयर होने वाले हैं वो क्लासरूम को रेगुलर विजिट करें, रेगुलर देखें, आपको इससे एडवांटेज होगा। और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें इसे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है आपको तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट आपके लिए और ला पाएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो है चागोस आइलैंड के बारे में। सवाल आपसे पूछा गया है कि चागोस आइलैंड जो है रिसेंटली न्यूज में रहा है, आपको बताना है किस महासागर में अवस्थित है। चागोस आइलैंड विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला अटलांटिक ओशन, सेकंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन, थर्ड है इंडियन ओशन, फोर्थ है साउथ पैसिफिक ओशन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा इंडियन ओशन। अच्छा, मैं क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हुआ क्या है अगर बैकग्राउंड की बात करें तो पहले ये आइलैंड जो है ब्रिटेन के आधिपत्य में था, अब इसे इन्होंने मॉरिशस को हैंड ओवर कर दिया है। क्लियर? सॉरी, कंटेक्स्ट की हम बात करें तो ब्रिटेन ने जो है चागोस आइलैंड की सॉवरेनिटी है इसको दे दिया है, किसको? मॉरिशस को। अब क्या करेगा मॉरिशस? अपने आदमी यहाँ पर सेटल डाउन कर पाएगा। अगर लोकेशन की बात करें, इस तरह का मैप देखिए, ये इंडियन ओशन है हमारा। क्लियर? ये रहा मॉरिशस, यहाँ हमें देखने को मिलता है चागोस आइलैंड है, चागोस आर्चिपेलागो। ठीक है, और यही इसकी टेरिटरी है। इसको हैंड ओवर किया गया है, किसको? मॉरिशस को। मॉरिशस को अधिकार मिल गए हैं कि ये अपने व्यक्ति यहाँ पे नागरिक हैं, इनको सेटल कर सके और अपना एक्टिविटीज कैरी आउट कर सके। ये इसके पास हमारे मेडागास्कर कंट्री देखने को मिलती है, ये देश सेशल्स से देखने को मिलता है, ये मालदीव है भारत के पास, श्रीलंका के दक्षिण में। क्लियर? तो होता क्या, देखिए ये सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है। और हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जो भारत का भारतीय उपमहाद्वीप है, वहां से लगभग 1000 मील की दूरी पर अवस्थित है। हमने देख चुके हैं ये वाली बात। अच्छा, इसमें कौन कौन से आइलैंड और इंक्लूडेड हैं? ये आइलैंड का समूह है, इसमें डिएगो गार्सिया आइलैंड, डिएगो गार्सिया अटोल, डेंजर आइलैंड, एगमंट आइलैंड, ईगल ईगल आइलैंड और नेल्सन आइलैंड। ये कुछ ऐसे प्रमुख आइलैंड है जो कि इस एरिया में लोकेटेड है। और एक आप देख पा रहे होंगे ये री यूनियन आइलैंड, इसकी ओनरशिप किसके पास है? इसकी ओनरशिप है फ्रांस के पास। अब क्या होगा, देखिए मॉरिशस जो है ना अपने रीसेटलमेंट का प्लान स्टेब्लिश कर पाएगा। हम बात कर चुके हैं कि कुछ समय पहले, लगभग 60 वर्ष पहले, यहाँ से ब्रिटेन के द्वारा जब कंट्रोल किया गया, उसके बाद से ही मॉरिशस के पास मॉरिशस के राइट थे वो छीन लिए गए, कि वो अपने लगभग 2 से 3000 लोग थे उनको भी इन्होंने इवेक्यूएट कर लिया वहां से। और अब मॉरिशस के पास ये राइट मिल जाता है कि वो अपने लोगों को वहां पर रीसेटल कर पाए। अगर हम डेट की बात करें तो ब्रिटेन ने 1965 के अंदर मॉरिशस से ये आइलैंड छीन लिया था। ठीक है, और जो मॉरिशस है इसको इंडिपेंडेंस मिलता है ब्रिटेन से 1968 के अंदर। और इसी के आसपास जो है ब्रिटेन प्रॉमिस करता है यूएस को कि वो अपना यहाँ पर एक मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, और लेकिन तब से बात चल रही है कि जो मॉरिशस है उसको इसके सॉवरेन राइट दे दिए जाएंगे, संप्रभु अधिकार दे दिए जाएंगे, जिस प्रकार से भारत के पास अंडमान निकोबार आइलैंड के सॉवरेन राइट्स हैं कि भारत सरकार उसे ऑन करती है और उस पर ऑपरेशन को मेंटेन करती है। सेम राइट किसको मिलेंगे? मॉरिशस को। तो 1966 के अंदर 1966 में क्या होता है, ब्रिटेन जो है इस आइलैंड को, चागोस आइलैंड को, चागोस आइलैंड का जो एक डिएगो गार्सिया चागोस आर्चिपेलागो का डिएगो गार्सिया आइलैंड है, इसको देता है लीज पर, किसको? यूएस को, जो कि क्या बना सके? अपना मिलिट्री बेस बना सके। और आज भी वर्तमान में डिएगो गार्सिया में किसका मिलिट्री बेस है? तो यूएस का मिलिट्री बेस है। क्लियर? और 2016 के अंदर क्या होता है, ब्रिटेन ने ये एक्सटेंड किया कि 2036 तक जो है ये राइट किसके पास होंगे? यूएस के पास। लेकिन 2019 में जो है यूएन का एक जजमेंट आता है, उसमें कहा जाता है कि ब्रिटेन का इस पर कंट्रोल, किस पर? चागोस आइलैंड पर, ये वैलिड नहीं है। उसके बाद से बात चल रही थी, भारत ने इसके अंदर मेडिटेशन किया और मॉरिशस के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने भारत को प्रेज भी किया है, कि भारत को थैंक यू भी बोला है कि उन्होंने मॉरिशस को ये आइलैंड दिलाने में काफी हेल्प की है। क्लियर? वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं प्रविंद जगन्नाथ जी हैं। क्लियर? ये आप जो नाम आते हैं इनको जरूर याद रखेगा। Which is India's first tungsten shielded iridium 192 based industrial radiography device? कि भारत का पहला टंगस्टन शील्डेड, टंगस्टन शील्ड मतलब क्या होगा कि उसकी कोटिंग होगी वो टंगस्टन की होगी। जिस टंगस्टन क्या होता है, एक लाइट मटेरियल, बहुत काफी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। इरिडियम 192 आधारित
औद्योगिक रेडियोग्राफी उपकरण कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, ध्रुव, रोटेक्स वन, लक्ष्य टू, निशांत। तो ध्यान रखिएगा, जो लक्ष्य टू और निशांत है ये क्या हमारे, ये हैं, दीज आर दी ड्रोन्स ऑफ आर डिफेंस फोर्सेस। ये ऑप्शन तुम्हारे एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर बचता है ध्रुव और रोटेक्स, तो इसका राइट आंसर जो होगा रोटेक्स वन है। ठीक है, ये न्यूज में क्यों रहा है? इसकी वजह है कि भारत का संस्थान है जिसका नाम है ब्रिट, BRIT, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक यूनिट है। इसी ने हाल में रोटेक्स वन जो डिवाइस है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये भारत का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सेक्टर के अंदर काफी बूस्ट मिलने वाला है इसको। और भारत का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी टेस्ट किट या डिवाइस कह सकते हैं, ये मिला है। इसका एप्लीकेशन क्या है, रोटेक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर, एरोस्पेस में, न्यूक्लियर में, और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर इसका एडवांटेज होने वाला है। इसका नाम ही क्या है, देखिए आप, कि एक रेडियोग्राफी डिवाइस है। ठीक है, इसका मल्टीपल यूज है, मल्टीपल सेक्टर के अंदर मल्टीपल यूज है, और उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आपके लिए काम की बात क्या है अब यहाँ से, कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो किसके कंट्रोल में आता है, ये आता है हमारे PM के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अधीन। इसके चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये कौन रहेंगे, ये वर्तमान में अजीत कुमार मोहंती जी। इनका नाम याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन है, सचिव है हमारे अजीत कुमार मोहंती जी। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी भारत का जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके चेयरमैन है, ये कौन है, ये है हमारे अजीत कुमार मोहंती। दो पद इनको मिले हुए हैं। क्लियर। अगला सवाल आपके लिए, विच कंट्री हैज बीन इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन दी जनवरी टू जुलाई 2024। देखिए होता क्या है, हम हर साल पढ़ते हैं वित्त वर्ष के एंड होने के बाद कि भारत का सबसे प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर यानी व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा है। लेकिन हाल ही में आया है कि शुरुआत के 7 महीनों में, जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा UAE, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ है रशिया। तो राइट आंसर जो होगा ना वो होगा ऑप्शन सी। क्लियर। कि होता क्या है, यूएस ने अपनी जो पोजीशन है इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की, इसको अभी तक रिटेन किया है, मतलब अभी तक बरकरार रखा है उस दर्जे को कि भारत यूएस का सबसे बड़ा प्रमुख साझेदार देश है। क्लियर। अब जो हमारा बाइलेटरल गुड्स ट्रेड होता है ये कितना हो गया है, ये 72 बिलियन US डॉलर से भी अधिक हो चुका है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो कितना हो गया है वो, 72 बिलियन डॉलर से अधिक। और इसमें भारत का एडवांटेज क्यों है, भारत के एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो कर रहे हैं, मतलब जो सामान हम यूएस को सेल आउट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसकी मात्रा बढ़ रही है। और कितनी बढ़ी है, ये बढ़ी है 9.3%। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत को इनडायरेक्टली इससे बेनिफिट काफी हुआ है। यूएस ऐसे कंट्री जिसके साथ भारत ट्रेड सरप्लस के अंदर है। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ट्रेड डेफिसिट पढ़ा होगा हमने, व्यापार घाटा। व्यापार घाटा मतलब क्या होता है, जब भारत किसी एक देश को मान लीजिए 100 रुपए का गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, कितने का, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है 100 रुपए का, इंडिया कर रहा है किसी भी एक ए नाम की कंट्री को कितने रुपए का, 100 रुपए का, और इससे भारत ले रहा है 150 रुपए का, कोई भी कमोडिटी इंपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, भारत को ट्रेड डेफिसिट है कि भारत जो सामान एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी वैल्यू तो कम है और जो इंपोर्ट कर रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसे बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट। अगर मान लीजिए वाइस वर्सा होता, रिवर्स होता कि इसकी वैल्यू होती 1000 यानी 1000 रुपए का गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ए नाम की कंट्री को और 150 रुपए का हम कर रहे हैं इंपोर्ट, इसका मतलब क्या, भारत ट्रेड सरप्लस के अंदर। सेम केस है भारत का यूएस के साथ। तो इंडिया इज इन अ ट्रेड सरप्लस कंडीशन विद दी अलाइंड विद द ट्रेड विद द यूएस। और कितना हुआ है ये, भारत इनको सेल करता है, भारत यूएस को बेचता है 48.2 बिलियन डॉलर का। हम कितना एक्सपोर्ट कर, और ये तो करते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, रिमेनिंग ऑलमोस्ट 24 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं यूएस से। और भारत जो एक्सपोर्ट करता है कौन कौन से प्रोडक्ट उसके अंदर, देखिए गारमेंट और टेक्सटाइल्स, इसमें भारत का एक्सेलेंस है, फार्मास्यूटिकल आइटम्स, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस यानी मूल्यवान अर्धमूल्यवान धातुएं और पत्थर, स्मार्टफोन करते हैं और मिनरल फ्यूल्स करते हैं। देखिए स्मार्टफोन की बात करें तो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक समिट के अंदर स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्रोड्यूसर कंट्री है। ये शायद ऐसी बात, फर्स्ट सेकंड रैंक पे भारत आता है, आप देख लीजिएगा इसको। तो कहीं ना कहीं ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
अगर हम इंडिया के इंपोर्ट की बात करें कि भारत यूएस से क्या इंपोर्ट करता है, तो मेनली जो हम करते हैं मिनरल फ्यूल्स करते हैं, ठीक है, यानी खनिज तेल करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स करते हैं, जो भारत का भी सेकंड नंबर एक्सपोर्ट है। फिर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। एयरक्राफ्ट और उनके पार्ट्स करते हैं। फिर शिप्स और उनके पार्ट्स और बोट्स करते हैं। फिर केमिकल और एज वेल एज दी फार्मास्यूटिकल्स हम जो है इंपोर्ट करते हैं, किससे, यूएस से। इतनी काम की बात आपके लिए। अगर हम बात करें इंडिया के इंपोर्ट की, जो हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं, तो ये पहले थे 25.9 बिलियन यूएस डॉलर, ये घटकर कितने आ गए, ऑलमोस्ट 24.6 यूएस बिलियन डॉलर तक। हमने बात की थी 48 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट कितना करें, 24 अराउंड, क्योंकि राउंड फिगर अब देखा जाए तो 72 बिलियन से अधिक का हमारा बायलैटरल ट्रेड रिलेशन किसके साथ है, यूएस के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, बिटवीन द 2018 टू 2023, तो पिछले 5 वर्ष के अंदर भारत का जो एक्सपोर्ट है, तो पिछले 5 वर्ष में भारत का 2018 से 2023 के मध्य जो टोटल एक्सपोर्ट है वो राइज हुआ है, कितना हुआ है, 83.2 बिलियन डॉलर से लेकर के 120 बिलियन डॉलर तक। ये है भारत का कुल ट्रेड, और इसमें ग्रोथ कितनी मिली है, 4.3% एनुअली ग्रोथ देखने को मिली है। अगला सवाल आपके लिए एक मिशन से, जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स, यानी राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि इसके संबंध में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला ऑप्शन है, मिशन एम्स एट मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इन 7 इयर्स इन ऑयल सीड प्रोडक्शन। हम चाहते हैं कि अगले 7 वर्ष में, यानी 2031 तक जो है भारत ऑयल सीड के प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट हो, यानी हम आत्मनिर्भर हो। बिल्कुल सही बात है, मिशन इसीलिए लॉन्च किया गया है। अगला स्टेटमेंट है, द मिशन एम्स टू इंक्रीज प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन टू 69.7 मिलियन टन्स बाय 2031। बिल्कुल सही बात है, मिशन का लक्ष्य है कि 2030-31 तक प्राथमिक तिलहन उत्पादन को हम बढ़ाकर कितना कर लें, 69.7 मिलियन। ये आज स्टेटमेंट भी इसका सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, करंटली इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 75% ऑफ इट्स डोमेस्टिक डिमांड ऑफ एडिबल ऑयल, यानी जो खाद्य तेल की कुल मांग है भारत की, उसका 75% भारत इंपोर्ट करता है। तो देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हम करते हैं 57%, यानी लगभग 57% का हम इंपोर्ट करते हैं, और स्टेटमेंट बोला गया 75%। तो ये हमारा ऑप्शन जो सी वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी बचता है, मिशन विल इंट्रोड्यूस एन ऑनलाइन 5 ईयर रोलिंग सीड प्लान थ्रू द साथी पोर्टल। ये साथी पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे क्या होगा, लाइव इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी अगले 5 साल के लिए। तो मिशन साथी पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन 5 वर्षीय रोलिंग बीज योजना का की शुरुआत की जाएगी। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन, ये भी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमारा सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जिसमें बोला गया है कि 75% ऑफ एडिबल ऑयल्स इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज। सो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इंडिया इंपोर्ट्स करंटली अराउंड 57% ऑफ एडिबल ऑयल्स, ठीक है। तो अगर इस मिशन की बात करें, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स, NMEO ऑयल सीड्स, देखिए लैंडमार्क मिशन होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि हमारी टोटल जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स पर, वो रिड्यूस करें, और भारत एक कंट्री ऐसा बने जो सरप्लस प्रोडक्शन करते हुए एक्सपोर्ट भी करे। ये हमारा एम है, और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में क्या बने, सेल्फ रिलायंट, क्योंकि हम पाम ऑयल वगैरह काफी इंपोर्ट करते हैं, नुकसान भी पहुंचाता है हमारे को, उससे हमारी जो इंपोर्ट वैल्यू है काफी बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। तो 7 साल का पीरियड है, 2024 से 2030-31 तक, और इसका बजट कितना है, 10,103 करोड़ रुपए। कल हमने पढ़ा था एक PM ई ड्राइव स्कीम, इसका कितना था बजट, तो 10,900 करोड़ रुपए। ये आप ध्यान रखिएगा, जो भी अगर ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट हो, बड़ा मिशन हो, उसका बजट एलोकेशन कितना किया गया है वो आप याद रखिएगा, उसको आप एग्जाम के अंदर फिगर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कितना बजट है इसका, 10,103 करोड़ रुपए, और लगभग 7 साल के लिए चलने वाला है। इसमें बात की गई थी प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन की, यानी प्राथमिक खाद्य तिलहन जो है उनकी बात की थी, और एक दूसरा पॉइंट आता है सेकेंडरी ऑयल सीड। तो प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप की बात करें तो इनमें कौन कौन सी फसलें आती, रैप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर और सीसमम, ये कुछ फसलें हैं जो कि आती है प्राइमरी ऑयल सीड के अंदर। सेकेंडरी सोर्स हमारा ऑयल सीड का वो क्या है, कॉटन सीड है, राइस ब्रान और ट्री बोर्न ऑयल्स, ये कुछ वेराइटीज हैं जो हमारे
प्राइमरी और सेकेंडरी ऑयल सीड प्रोडक्शन के अंदर काउंट होती हैं। क्लियर? अब अच्छा, हमारा कितना एम हमने पढ़ा था, 69.7 मिलियन टन का हमें प्रोडक्शन करना है बाय द एंड ऑफ ईयर 2030-31। यही बात हम बोलेगी। करंट में हमारा कितना है, 39 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, इसे बढ़ाकर हमें करना है 69.77 मिलियन टन का। देखिए जो मिशन है इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है आपको। अगर मान लीजिए आपसे सवाल नहीं पूछा जाए तो चिंता मत करिएगा, जो एग्जैक्ट फिगर है ना वो पता होना चाहिए, और मिशन कब से कब तक के लिए लॉन्च किया गया है, क्या टारगेट है इसके, कितना बजट है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमने बात की थी एक साथी पोर्टल की, तो इसमें क्या होगा कि किसानों को टाइम पर बीज मिल जाए, सीड्स की अवेलेबिलिटी हो, उसको हम मॉनिटरिंग कर पाए, उसके लिए लॉन्च किया गया साथी पोर्टल। क्या है इसका नाम? साथी। इसका नाम है सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल। इसमें क्या होगा, जो ऑथेंटिक सीड होंगे, प्रमाणिक बीज होंगे, उनको किसानों को दिया जाएगा, और इसकी इन्वेंटरी यानी इसका एक लेखा जोखा बनाया जाएगा, कितने क्वांटिटी में सीड्स किस रीजन में अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये 5 साल का रोलिंग सीड प्लान है। अब इसमें क्या होगा देखिए, दिस विल एनेबल स्टेट्स टू एस्टेब्लिश एडवांस टाई अप्स विद दी सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज। देखिए क्या होता है, जब किसान फसल का उत्पादन करता है तो कुछ फसल तो अपने लिए रखता है खाने कंजम्पशन के लिए, कुछ रखता है बीज के लिए, कुछ और बाकी बची फसल को मार्केट में सेल आउट करता है। तो इसमें क्या होगा, जो अलग अलग कोऑपरेटिव्स हैं, सहकारी समितियां हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज हैं, या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, तो क्या करेगी, या प्राइवेट कंपनीज हैं, वो कुछ मात्रा में अपने पास बीज रखती हैं, तो सर्टिफाइड सीड्स का एक स्टॉक हमारे पास रहेगा। ये सारी बात बोली गई है कि स्टेट जो है वो चाहें तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अलग अलग ग्रुप के साथ टाई अप कर सकते हैं, ताकि उन्हें सर्टिफाइड ऑथेंटिक सीड्स मिल सके, और वो सीड्स कहां मिलेंगे, फिर किसानों को दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, न्यू सीड हब्स एंड सीड स्टोरेज यूनिट्स विल बी सेटअप। अगर हमारे पास बीज होंगे, उनको सिक्योर करना बहुत जरूरी है, उनकी सुरक्षा, उनका प्रिजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए अलग अलग हब्स बनाए जाएंगे, जिससे कि टाइम पर हम इनको किसानों को सीड्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर पाए। एक इसमें क्या होगा, वैल्यू चेन क्लस्टर्स। देखिए आपने कोई फसल का उत्पादन किया है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि फसल खराब नहीं होगी, क्या उसमें वैल्यू एडिशन करना होगा, तो उसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए होंगे। तो क्या होगा, वैल्यू एडिशन के लिए हमारे पास अलग अलग क्लस्टर बनाए जाएंगे, लगभग 347 यूनिक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होगा, किसानों को उच्च गुणवत्ता के हाई क्वालिटी के सीड्स अवेलेबल होंगे, पहली बात। दूसरा क्या होगा, जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी ऐसी कृषि गतिविधियां जिनसे कि किसान को भी लाभ हो, पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, उसे कहते हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके बारे में। साथ ही साथ जो वेदर फोरकास्ट है, यानी जो मौसम पूर्वानुमान है, या पेस्ट मैनेजमेंट यानी जो हमारे कीट होते हैं, उनको किस प्रकार प्रबंधन करें, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी किसानों को। ठीक है, और ये सारी बात इसमें बोली गई है। अच्छा, एक टारगेट और इसका कि हमारे जो राइस, ये चावल और आलू उगाने वाला क्षेत्र है, इसमें से लगभग 40 लाख हेक्टेयर को भी एक्सपेंड किया जाएगा, जिससे कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन हम कर पाए। जो तिलहन वाली फसलें हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, किसानों को भी लाभ मिलेगा, और सरकार इसके लिए एमएसपी भी रिलीज करती है। ठीक है, ये सारी बात बोली गई कि अराउंड 57% जो है अभी भारत इंपोर्ट करता है ऑयल सीड का, एडिबल ऑयल्स का। क्या इससे पहले कोई प्रयास किए? तो बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ते हैं। एक हमारे पास मिशन था पहले, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम, NMEO-OP। इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। तो भी सेम ऑब्जेक्टिव था कि भारत में खाद्य तेल है ना, उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, टू बूस्ट ऑयल पाम कल्टीवेशन, इसकी बात की गई थी। हम इंडोनेशिया, मलेशिया इनसे काफी खरीदते हैं ऑयल, पाम ऑयल, उसको रिड्यूस करना। दूसरा है कि भारत सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जो मैंडेटेड एडिबल ऑयल्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, उनके लिए भारत सरकार एमएसपी रिलीज करती है। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो प्राइस है जिस पर सरकार किसानों को एग्रीमेंट, एक अश्योरेंस देती है कि मार्केट में मान लीजिए किसी फसल की वैल्यू अगर 100 रुपए प्रति किलो है, और सरकार बोलेगी कि इतना भी अगर मार्केट में नहीं मिल रहा है तो हम आपको 100 रुपए तो पे ही करेंगे। इसे बोलते हैं एमएसपी। एमएसपी एक मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, गारंटीड प्राइस है, जिसपे सरकार किसानों से किसी भी मार्केट में किसी प्रकार के फ्लक्चुएशन, यानी अगर मान लीजिए किसान की फसल की वैल्यू कम होती है मार्केट में, तो भी किसानों को उतनी जो है वैल्यू तो मिलेगी सरकार के द्वारा। क्लियर? एक हमने क्या नया प्रयास किया था, कुछ समय पहले हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है 20%। ये किस पर? एडिबल ऑयल्स पर। अब देखिए होता क्या है, किसान अगर भारत के किसान अगर ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अगर हम एक साइड में इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर इंपोर्टेड आइटम होगा उसकी क्या होगी, वैल्यू कम होगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, यानी स्थानीय जो हमारे घरेलू उत्पादक हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा।
तो इसी को दूर करने के लिए और हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए सरकार ने 20% आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली से एडवांटेज किसको मिलेगा? किसानों को मिलेगा। अगला सवाल आपके लिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रेस्पॉन्स प्लान्स? का पूरा नाम क्या है? रणनीतिक तैयारी तत्परता और प्रतिक्रिया योजना हाल ही में किस संगठन ने शुरू की है? तो पहला ऑप्शन वर्ल्ड बैंक है, दूसरा है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, थर्ड है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, ये G7 कंट्रीज का एक ग्रुप है, एक फोर्स है जिसकी स्थापना हुई थी 1989 के अंदर टू डील और टू काउंटर दी एंटी टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर? मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आता है वो टेररिज्म को एनरूट होता है उसको ट्रैक करने के लिए एफएटीएफ बनाया गया। इसमें दो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में 3 कंट्री है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया और एक देश। आप बताइए कौन सा देश है? अंतिम ऑप्शन है WHO। राइट आंसर जो होगा WHO इसका। कि हाल ही में क्या हुआ है, तो एडिस मच्छर हमारा एडिस इजिप्टाई, इस एडिस मच्छर से होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए WHO ने लॉन्च किया है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रेस्पॉन्स प्लान, जिसका नाम, इसका शॉर्ट में नाम है SPRP। बेसिकली किसको हुआ है? टू टेकल डेंगू एंड अदर एडिस बॉर्न आर्बोवायरस, यानी डेंगू और एडिस इजिप्टाई मच्छर से होने वाले अलग अलग बीमारियां हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए सरकार WHO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होगा? देखिए, जो हमारे डिजीज का बर्डन है, कि नंबर ऑफ जो पर्सन जो कि इससे इन्फेक्ट होते हैं उनके नंबर को कम करना, इससे क्या होगा? इकोनॉमिक एडवांटेज भारत को, कंट्री को मिलेगा और विश्व को मिलेगा। साथ ही साथ डेथ जो होती है डेंगू से और अदर एडिस बॉर्न डिजीज से, उनको भी कम करना, जैसे कि जीका वायरस है, चिकनगुनिया, ये सभी एडिस फैमिली, एडिस मॉस्किटो की एडिस फैमिली से होते हैं। तो इनको, इनके नंबर को कट डाउन करना, कट शॉर्ट करना, यही सारा काम इसका ऑब्जेक्टिव है। ये किसके अलाइन में किया गया, मतलब किसके रेफरेंस में किया गया है? तो WHO का एक प्लान है ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रेस्पॉन्स 2017-30, 2017 से 2030 तक का WHO का प्लान है, जिसमें कि वेक्टर बोर्न डिजीज हैं उनको रिडक्शन करना, उनमें कटौती लेकर आना, उसी के साथ अलाइन किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें WHO की, यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट संस्था ये है WHO कि UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसकी स्थापना होती है इन द ईयर 1948 और ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर। ठीक है, वर्तमान में कितने कुल कितने देश इसके मेंबर हैं? तो 194 मेंबर कंट्रीज हैं, वो इसके 194 कंट्रीज के मेंबर हैं और 1948 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर है। और WHO के वर्तमान में डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, महानिदेशक हैं टेड्रोस एंडनम गेब्रेयेसस। तो आप नाम याद रखिएगा, नाम आपको इतना ही करना है, टेड्रोस गेब्रेयेसस जो है इसके वर्तमान में डीजी हैं, डीजी ऑफ WHO। अच्छा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें संस्था है एक असेंबली, इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये WHO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। क्लियर? जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो कौन लेगा? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली लेगी और उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा बाद में विभिन्न देशों के सहयोग से। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, अलग अलग जो देश 194 मेंबर कंट्रीज है वो सारे इसके मेंबर्स हैं, किसके? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के। WHO जो है असेंबली है, आप समझिए हमारे क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, क्या करती है वो? नियम कायदे बनाती है। तो सेम WHO के अंदर WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, क्या इसका काम क्या होगा? नियम वगैरह बनाना। इससे आप थोड़ा कोरिलेट कर लीजिए। WHO का एक सचिवालय भी है, WHO का सेक्रेटरीट है, ये रेस्पॉन्सिबल है टू कैरी आउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अप्रूव्ड बाय द WHO। आप सभी जानते हैं हमारे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका काम क्या होता है कि पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम लेकर आना, लॉ बनाना, और उसे इंप्लीमेंट कौन करता है? उसे इंप्लीमेंट करती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, गवर्नमेंट करती है। तो जो सेक्रेटरीट है ये क्या है? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की। जो अलग अलग पॉलिसीज प्रोग्राम है उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये WHO का सेक्रेटरीट करेगा। WHO के कुल 6 क्षेत्रीय ऑफिस में, रीजनल ऑफिस है, कहां कहां पर है? अमेरिका के अंदर है, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप में, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन के अंदर और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन के अंदर। ये कुल 6 रीजन है। तो इतना याद रखिएगा कि 6 अलग अलग विश्व के क्षेत्रों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फोकसेस ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? निम्नलिखित में से कौन सी योजना टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? देखिए सवाल इसलिए पूछा गया है, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कृषि क्षेत्र में चलने वाली अलग अलग योजनाओं को समर्ज करके 2 स्कीम लाई गई है। तो पहला है कृषि योजना, सेकंड है परंपरागत कृषि विकास योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फोर्थ है
रेन फेड एरिया डेवलपमेंट यानी वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्लियर। अगर कंटेस्ट की बात करें तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा रेशनलाइज किया गया स्कीम्स का, सभी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। दो स्कीम्स बनाई गई हैं, एक तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और दूसरी स्कीम है का नाम है कृषोन्नति योजना। ठीक है, इतनी काम की बात। अगर दोनों स्कीम की बात करें, जो कृषोन्नति योजना है इसका एक अलग ऑब्जेक्टिव है और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसका एक पर्टिकुलर अलग ऑब्जेक्टिव है। तो जो कृषोन्नति योजना है इसका लॉन्च हुआ था, इसे लॉन्च किया गया था 2005 के अंदर ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें लॉन्च किया गया था। इसमें कुल 12 स्कीम्स है, मिशन है, इसको मिलाकर के स्कीम लॉन्च की गई थी। अब इसका फोकस किस पे है, तो आपके लिए काम की बात ये फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी पर। यानी अगर हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इतना बढ़ा देंगे कि हम सेल्फ सफिशिएंट हमें इंपोर्ट ना करना पड़े तो क्या होगा, इससे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए कृषि उन्नति के अंदर क्या होगा, उन्नति होगी तो क्या होगा, व्यक्ति क्या होगा, सेल्फ रिलायंट। अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट है, आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम पास करते हैं, आप क्या बन जाएंगे, सेल्फ रिलायंट। इससे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी इंश्योर होगी। तो कृषि उन्नति मतलब क्या है, उसकी ग्रोथ होना, ग्रोथ होगी तो क्या होगा, सेल्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल्फ सफिशिएंसी आएगी और फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। ये ध्यान रखिए कृषि उन्नति का ऑब्जेक्टिव है। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्षेत्र है ना उनका समग्र रूप से विकास करना, ये सारा काम है इसका। इसके तहत एक स्कीम और बताई गई है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MOVCDNER, ये कंपोनेंट है अंडर दी कृषि योजना, जिसका बेसिक फोकस क्या है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को जो भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में चुनौतियां आती उनको दूर करना, ये काम किसका, इस मिशन का, जो कि आता है कृषि उन्नति योजना के अंदर। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसकी शुरुआत की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2007-8 के अंदर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट है उनको इंसेंटिव मिलता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्लान्स लेकर आए, जिसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव सरकार देती है। क्लियर। अब हम बात करें इसके वर्तमान रूप की, तो 2017-18 में आकर के इसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवनेशन, यानी इसका नाम कर दिया गया RKVY रफ्तार। आप याद रखिएगा 2007-8 में योजना शुरू होती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और 2017-18 में नाम बदलता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार नाम होता है। क्लियर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एग्रीकल्चर बीज बोने से पहले, एग्रीकल्चर सीड की सोइंग करने से पहले और उसके फसल कटने के बाद जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, इसमें सब कुछ आ चुका है, आपका पेस्ट मैनेजमेंट आ चुका है। ठीक है, उस सबका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना। ठीक है, साथ ही साथ प्रमोट करना एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कृषि क्षेत्र में बनने वाले अलग अलग उद्यम है उनको, उनकी स्थापना के लिए इसमें प्रमोशन करना। और अंतिम उसका टारगेट है वो है वैल्यू एडिशन करना फसल के अंदर। ठीक है, कुल 9 स्कीम्स है वो इसके अंदर सबमर्ज कर दी गई हैं, जैसे सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये सारे कंपोनेंट किसके अंदर आते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एडवांटेज मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट होगी ना वो अपनी कृषि एग्रीकल्चर स्कीम के लिए, एरियाज के लिए क्या कर सकती है, अलग अलग से फंड एलोकेट कर पाएंगे, ये इनको एडवांटेज मिलेगा बेस्ड ऑन देयर लोकल डिमांड्स। अगला सवाल आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फोकसेस ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो देखिए हमने पढ़ा था कृषि उन्नति योजना, उसमें क्या था कि फूड जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको इंक्रीज करना, जिससे क्या हो, सेल्फ रिलायंट हो और अल्टीमेटली क्या हो, फूड सिक्योरिटी। अब आपसे पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए या संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का इसमें दिखती है आपको। एक सेकंड रुकिए आप, ये देखिए क्वेश्चन गलत है, ये स्टेटमेंट ऊपर गलत है, इसका ये क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है इस प्रकार का कि गूगल ने किस कंपनी के साथ मिलकर के, सवाल ये होगा गूगल ने किस कंपनी के साथ मिलकर के भारत में क्लीन एनर्जी की ग्रोथ के लिए टाई अप किया है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सब देख ही चुके हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी है, ये इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन को आप इग्नोर करिए, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, मिस टाइप हुआ ये। तो अडानी ग्रुप और गूगल के द्वारा
रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कहा गया है कि भारत के अंदर जो क्लीन एनर्जी है उसी ग्रोथ के लिए ये सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे। ये काम किसका है? अडानी ग्रुप का, जिसकी कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी। क्लियर? ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रुप का एक सोलर और विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट कहां पर है? ये हावड़ा गुजरात के अंदर स्थित है और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा और ये गूगल को मिलेगी। अब गूगल ने क्यों किया है? गूगल कंपनी है, गूगल की जो गूगल की पेरेंट कंपनी वो अल्फाबेट है। गूगल के द्वारा बोला गया है कि भारत, गूगल का एम्बिशन है कि 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी दी जाए वर्ल्ड वाइड। जो भी इसके ऑपरेशन किए जाते हैं गूगल के, वहां पर सभी ऑफिस को क्या मिले? 24/7 कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। और इसी के लिए गूगल ने अडानी ग्रुप के साथ, अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ टाई अप किया है। ये सारे काम की बात आपके लिए। अगला सवाल है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी बंजारा विरासत म्यूजियम एट, यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड, फोर्थ है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा वो महाराष्ट्र, डी है ऑप्शन। अब ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है वाशिम के अंदर, पोहर देवी माता का मंदिर है वाशिम में, वहीं पर इन्होंने बनाया बंजारा विरासत म्यूजियम, बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। क्लियर? अगर हम बात करें बंजारा की, तो बंजारे क्या थे? ये हमारे ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। क्या थे ये? बंजारे क्या थे? व्यापारी थे। ठीक है ना? तो संत सेवालाल और संत रामराव महाराज जी है, ये बंजारा समुदाय के क्या है? स्पिरिचुअल लीडर्स, यानी आध्यात्मिक गुरु कौन कहलाते हैं? संत सेवालाल और संत रामराव महाराज जी हैं। तो दो नाम याद रखेगा। अगर इनसे, इनके बारे में पूछा जाए कि इनका संबंध किसी संत संप्रदाय से है, तो नहीं, इनका बंजारा समुदाय से है। बंजारा समुदाय के अंदर ये आराध्य माने जाते हैं। ध्यान रखिए, पीएम के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक यूनिफाइड जीनोमिक चिप लॉन्च की गई है फॉर द कैटल एंड इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड ह्यूमन टेक्नोलॉजी। एक यूजीसी, यूनिफाइड जीनोमिक चिप, भारत के प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स सॉर्टेड सीमन। हम जिस ब्रीड की हम प्रोडक्शन हम चाहते हैं मवेशियों के संबंध में, लाइव स्टॉक के कंसर्न में, उसको हम प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है? इसकी कॉस्ट भी काफी कम रखी गई है। इसका नाम क्या है? दो नाम है, एक तो गौ चिप है, गौ चिप फॉर इंडिजिनस कैटल, यानी जो स्वदेशी मवेशी हैं उनके लिए तो नाम है गौ चिप, और दूसरा है महिष चिप का है, ये किसके लिए? भैंसों के लिए, बफेलोस के लिए। तो दो याद रखे आप नाम, जो हमारी यूनिफाइड चिप है, यूनिफाइड जीनोमिक चिप है, इसके दो नाम है। पहला तो है गौ चिप, जो किसके लिए? इंडिजिनस कैटल्स के लिए, और महिष चिप किसके लिए है? ये है बफेलोस के लिए। इतनी सारी काम की बात आपके लिए। अगला सवाल है आकाश तीर। ये अच्छा सवाल है। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, दूसरा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, तीसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल, फोर्थ है यंत्र इंडिया लिमिटेड। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा इसका बेल, ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्लियर? अब आकाश तीर क्या है? अगर आपने सुना हो तो आयरन डोम पढ़ा हमने, इजराइल का। इसी का अगला वर्जन था सी डोम, जो कि नेवल फोर्सेस के लिए। भारत का हमने देखा था कि एक ग्रैंड टेक्नोलॉजीज है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी स्टार्टअप है, उसके द्वारा बनाया गया था इंद्रजाल। तो वैसे ही बनाया आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। आपको बताना है भारत के लिए ये कौन डिजाइन कर रहा है, तो ये किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो इसमें क्या होगा? इंडियन आर्मी को, भारतीय सेना को 100 आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हैंडओवर किए जाएंगे इसके द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल कंपनी के द्वारा। और ये किसके अंदर किया जा रहा है? अंडर दी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके तहत इसका विकास किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि इसका दूसरा, इसे क्या बोलते हैं टेक्निकली, तो एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, एडीसीआरएस कहते हैं। ये हैं, दीज आर दी क्रिटिकल असेट इन सेफगार्डिंग द कंट्री फ्रॉम द एरियल थ्रेट्स। जो वायु से होने वाले अलग अलग अटैक्स हैं उनसे भारत को सेव करेगा। सेकंड है, इट विल इंक्लूड मिसाइल एंड रॉकेट अटैक्स, यानी मिसाइल से और रॉकेट से होने वाले अटैक्स हैं उनको भी ये रोकने का काम करेगा कौन? आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। अगर हम बात करें ये कब से कब हुआ था, तो मार्च 2024 के अंदर पहला आकाश तीर सिस्टम जो है वो इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया गया था। कब किया था? मार्च 2024 के अंदर। जो बीएल कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एक नवरत्न कंपनी है। तीन कैटेगरीज होती है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 कैटेगरी।
तो नवरत्न कंपनी है। इसकी स्थापना होती है 1954 के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका काम क्या है, भारत के अंदर अलग अलग उपकरण बनाना फॉर द डिफेंस और आर्म्ड फोर्सेस। अब जो कंपनी का नाम पढ़ा था हमने, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये क्या है, मिनी रत्न कंपनी है और इसकी स्थापना होती है 1970 के अंदर। क्लियर। अब कुछ न्यूज की हम बात कर लेते हैं। एसआईडीएम, एसआईडीएम क्या है, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, यानी भारत के जो रक्षा उपकरण निर्माता हैं उनका एक समूह है जिसे बोला जाता है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। तो क्या होता है, इस संस्थान की, इस ग्रुप की होती 7वीं एनुअल मीटिंग होती, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम होती कहां पर, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। इसमें बोला गया, जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोला है कि भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसकी टोटल वैल्यू कितनी बढ़ गई है, 1,27,000 करोड़ रुपए। ये हम पढ़ चुके हैं कि लगभग जो है हम 21,083 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुके हैं इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। 21,083 करोड़, 21,083 करोड़ रुपीस का हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और ओवरऑल जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन हुआ था कितना था, 1,27,000 करोड़ रुपए का था इन द ईयर 2023-24। ये हमारे काम की बात, हमने काफी शुरुआत जब लेक्चर स्टार्ट किए थे हमने तब ये हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा कुल था एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी थी, 21,083 करोड़ रुपए। क्लियर। अगली न्यूज है, नेपाल टू सेल 40 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। क्या होगा, देखिए भारत नेपाल बांग्लादेश में ट्राई पार्टेड यानी त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुआ है जिसमें नेपाल 40 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत एज ए कंट्री यहां से ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू बांग्लादेश। और ये कब से कब होगा, 15 जून से 15 नवंबर प्रतिवर्ष होगा। कितनी करेगा, तो 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भारत का जो लैंड है उसे यूज करते हुए, भारत का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको यूज करते हुए सेंड करेगा। अगर हम इंडिया इजराइल रिलेशंस की बात करें तो इसमें न्यूज आती है कि नवरत्न डिफेंस कंपनी है भारत की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल हम पढ़ चुके हैं, जिसकी स्थापना होती है 1954 के अंदर। और इजराइल की है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, IAI, दोनों के मध्य एग्रीमेंट हुआ है और एक कंपनी बनाई गई है BEL IAI एरोस्पेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, जो एक बनाई गई जॉइंट वेंचर कंपनी, इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सपोर्ट करना फॉर दी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, MRSAM, यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मध्यम दूरी की सतह से आकाश में हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है, इनके डेवलपमेंट के लिए भारत और इजराइल दोनों मिलकर काम करेंगे। और इसका जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई गई जिसका नाम है बेल IAI एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, नई दिल्ली के अंदर। मीडियम रेंज की मिसाइल्स है उनको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली इसके अंदर। अगली न्यूज है, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर्ज पास्ट $700 बिलियन। अब क्या होता है, आप देखिए भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसके लिए क्या चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, US डॉलर चाहिए। तो हमारे पास होते हैं फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है 700 बिलियन US डॉलर मार्क को भी क्रॉस कर चुका है। ठीक है। भारत विश्व के अंदर चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद चौथा ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक US डॉलर है। कितने हैं, 700 बिलियन डॉलर। अब इसमें आपके लिए सवाल नया बनता है कि कितना जंप हुआ है पिछली बार से, तो ये हुआ है 12.6 बिलियन US डॉलर का जंप लगा, जिसके बाद से जो है भारत ने 700 बिलियन US डॉलर का मार्क भी रिसेंटली क्रॉस किया है अकॉर्डिंग टू दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एक रैली का आयोजन हुआ है जिसका नाम है वायु तीर विजेता कार रैली। अब ये कहां से कहां हुई है, तो लद्दाख से लेकर के हुई है अरुणाचल प्रदेश तक। लगभग 18,000 किलोमीटर की दूरी, 18,000 तो नहीं, शायद कम है उससे दूरी की दूरी तय की जाएगी इस रैली के अंदर, जिसका नाम है वायु वीर विजेता कार रैली। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को बनाई थी, एयरफोर्स का गठन हुआ था और उसी के तत्वावधान के अंदर ये उसी के रेफरेंस में ये वायु कार विजेता रैली, वायु वीर विजेता कार रैली का आयोजन किया जा रहा है लद्दाख से। लद्दाख में थोइस प्लेस है, वहां से अरुणाचल के तवांग रीजन तक जाएगा। इसमें क्या होगा, इट विल रेज अवेयरनेस अमंग द यूथ टू जॉइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्पेसिफिकली एयरफोर्स। और क्या होगा, भारतीय वायुसेना के द्वारा जो कारगिल युद्ध था उसमें और अलग अलग जो हमारे ऑपरेशन होते हैं उसमें किस प्रकार से सपोर्ट करती है डिफेंस फोर्सेस को, उसके बारे में जागरूक किया जाएगा, जिससे कि यूथ है वो आकर के क्या करें, एयरफोर्स को और आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें। अगली न्यूज आती है क्वाड से।
न्यूज हालांकि पुरानी, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्वाड जो है, ये शिंजो आबे थे जापान के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा टर्म दिया गया था 2007 के अंदर, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी 4 देशों का एक सुरक्षा समूह है। ठीक है। 2017 के अंदर आसियान समिट होती, उसी के साइडलाइन के अंदर इसका गठन होता है। कुल 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, और ऑस्ट्रेलिया सबसे एंड में आता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू सपोर्ट एन ओपन, फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो क्या हो? ओपन रहे, मुक्त, खुला रहे, फ्री यानी मुक्त रहे, और इंक्लूसिव यानी समग्र रूप से सभी को एकीकृत करते हुए रीजन रहे, मतलब कोई विवाद ना हो, रीजनल पीस सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर कर पाए, और सोशल सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर पाए। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में छठी 6th क्वाड समिट जो हुई थी डेलावेयर के अंदर, वहीं पर इन्होंने इसमें मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और ध्यान रखिएगा, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसी के तहत जो है के अंदर भारत जो हिस्सेदार है। और इस बार तो भारत के अंदर हुई है, इस बार तो यूएस के अंदर मीटिंग हुई है। 7th मीटिंग कहाँ होगी? भारत के अंदर होगी। कब होगी? नेक्स्ट ईयर होगी। इस बार भारत में होने वाली थी, बट यूएस के रिक्वेस्ट पर ये मीटिंग कहाँ पर शिफ्ट की गई? डेलावेयर के अंदर, जो कि वहां के जो बिडेन का एक होम टाउन है। अगली न्यूज आती है कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव से। देखिए क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आईईजी, इन दोनों के द्वारा एक 3rd एडिशन हुआ है कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का। कहां पर? नई दिल्ली में। तो आपके लिए 2 काम की बात है। तीसरा एडिशन है कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का, जो हुआ है इंडियन इकोनॉमिक, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्कस करना। जब भी कोई कॉन्क्लेव होता है, मीटिंग होती है, मतलब कोई ना कोई एजेंडा होता है, उस एजेंडा पर बातचीत की जाती है, और हम भविष्य में क्या कर सकते, सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होता है। क्या होगा कि इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी के सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने जो इश्यू रेज हो रहे हैं, उनको किस प्रकार से डील किया जाए, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो 3rd एडिशन हुआ किसका? कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का। कहां से कब तक? 4 से 6 अक्टूबर तक, और ये नई दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ है। क्लियर। और इसका थीम क्या मान ली? थीम इसका होगा द इंडियन एरा, यानी भारत का ये समय काल है, द इंडियन एरा। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें, इस फैक्ट से, इस जो मीटिंग है इससे निकल कर आते हैं फैक्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कुछ फैक्ट रखे गए इसके अंदर। तो पहला है कि भारत विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये फैक्ट बहुत सारे काम के हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये ऑल टुगेदर किसी एग्जाम के अंदर किसी स्टेज पर आपसे पूछे जाने की संभावना बन जाती है। अगर हम बात करें फिनटेक अडॉप्शन रेट्स के अंदर, यानी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं फिनटेक। और फिनटेक के अंदर भारत जो विश्व के अंदर पहला देश है जिसकी अडॉप्शन रेट, जिसकी स्वीकृति दर कितनी बहुत ज्यादा है विश्व के अंदर। ठीक है। और स्मार्टफोन जो डेटा कंजम्पशन होता है उसमें भी भारत कौन से रैंक पर है? 1st रैंक पर है। तो यानी फिनटेक सर्विसेज के अंदर और स्मार्टफोन में जो डेटा कंजम्पशन करते हैं हम, मोबाइल डेटा, उसके अंदर भारत 1st नंबर पे है। अगली हम बात करें नंबर 2 पोजीशन किस पे है, तो दूसरा स्थान किस 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 कैटेगरी के अंदर है? तो जो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं भारत में, वो नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड रियल टाइम, अच्छा सॉरी, जो इंटरनेट यूजर्स हैं उसके अंदर क्या है? भारत का विश्व में दूसरा रैंक है, यानी सर्वाधिक यूजर्स 2nd नंबर पे भारत के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें विश्व के कुल जो रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं उसका भी कितना है? 50% कहाँ होता है? भारत के अंदर, नियरली हाफ, यानी लगभग 50% के आसपास विश्व में जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका 50% कहाँ होता है? भारत के अंदर होता है। यही शोकेस करता है कि फिनटेक अडॉप्शन रेट हमारी भारत की सर्वाधिक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम देने वाला देश है, यानी विश्व में जितने भी स्टार्टअप बन रहे हैं अलग अलग देशों में, तो उसमें 3rd रैंक किसका है? भारत का है। ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर यानी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के अंदर अगर हम बात करें, कैपेसिटी की क्षमता की बात करें, तो भारत का 4th रैंक है। ये ऐसे फिगर्स हैं जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिए गए हैं, तो इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आप इंश्योर रहिए। ये आप याद कर लीजिएगा इस स्लाइड को, ये कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल एडवांटेज मिलेगा इससे। अगर हम बात करें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, तो दो कुछ सवाल पहले हमने बात की थी, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। और हम बात करें कि 2 व्हीलर और ट्रैक्टर्स की बात करें, यानी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में
ऑटोमोबाइल यानी टू व्हीलर्स के मामले में, ट्रैक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत विश्व का दूसरा कंट्री, सबसे बड़ा कंट्री है। अगर हम बात करें रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की, यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बात करें, तो भारत का चौथा स्थान है। और तीसरा स्थान है भारत का स्टार्टअप को प्रमोट करने वाले इकोसिस्टम के अंदर, यानी भारत में विश्व में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक स्टार्टअप स्टैब्लिश होते हैं। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। और भारत का पहला रैंक किसमें, स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में, एज वेल एज दी फिनटेक अडॉप्शन रेट, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो हम स्वीकृति मिलती है, हम इसको स्वीकारते हैं, उसके अंदर से भारत का पहला रैंक है। दूसरा रैंक इंटरनेट यूजर्स के अंदर, और विश्व में होने वाले सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर भी भारत का दूसरा स्थान है। लगभग 50% के आसपास भारत के अंदर कंजम्पशन, ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो होते हैं। आपके लिए कुछ 3 सवाल आज के लिए। पहला है, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड अ साइबर कमांडो ट्रेनिंग फॉर पुलिस, यानी पुलिस फोर्स के लिए साइबर कमांडो ट्रेनिंग किस संस्थान के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला सवाल है, अन्न दर्पण सिस्टम, यानी अन्न दर्पण सिस्टम जो है ये किसने लॉन्च किया है और ये क्या है, इसका संबंध किससे है। तीसरा सवाल है, जन योजना अभियान बाय विच मिनिस्ट्री, यानी जन योजना अभियान जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए प्रीडेटर ड्रोन्स के बारे में, यानी आपको बताना है कि हाल ही में भारत सरकार ने 31 प्रीडेटर ड्रोन्स जो है उनकी परचेज की घोषणा की है। तो प्रीडेटर ड्रोन्स भारत किस कंट्री से खरीदने वाला है। ये आपके लिए 4 सवाल हैं, आप इनको अपने एंड पर सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगली क्लास के अंदर हम इनको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। 4 सवाल है। पहला है, साइबर कमांडो ट्रेनिंग किस संस्थान के द्वारा की जा रही है, आयोजित किया जा रहा है। अन्न दर्पण सिस्टम किसने लॉन्च किया है। तीसरा है, जन योजना अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। फोर्थ है, प्रीडेटर ड्रोन जो है 31 जो हम खरीदने वाले हैं किस कंट्री से। क्लियर। अच्छा, आज की क्लास यही तो हम एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बी एनर्जेटिक, बी कॉन्फिडेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।